बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार, जानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। अगर पढ़ने में व्यस्त नहीं है तो व्यस्त हो जाओ बच्चों, समय आ गया है। आप अब एक नॉर्मल बच्चे से नहीं रहेंगे, अब आप एक नॉर्मल बच्चे नहीं रहेंगे, अब आप के अंदर एक परिवर्तन आने वाला है। अब आप एक टॉपर बनने वाले हैं। अब आपके सामने टॉपर बनने की शुरुआत हो चुकी है। अब आप खुद टॉपर बनेंगे। कैसे टॉपर बनेंगे? ये इस टॉपर बैच, ये जो परिवर्तन बैच है, ये आपको टॉपर बनाने की बैच है। ये मैंने आपसे पहले बात कर चुका है, पहला वीडियो आप इंट्रोडक्टरी, इस बैच में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, फ्री नोट्स कैसे मिलना है, पीडीएफ कैसे मिलना है, क्लासेस कैसे होनी है, तो मतलब ये सारी जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर चुका है कि परिवर्तन बैच के क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, परिवर्तन बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये हमने बात पहले कर चुका है। आज इस परिवर्तन बैच का शुभ आरंभ होने वाला है और इस परिवर्तन बैच के ठीक सबसे पहली क्लास में हम कक्षा 10वीं गणित बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। देखिए भाई, हम शुरुआत करेंगे आज अध्याय 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इस वास्तविक संख्या का हम लोग आज पार्ट 1 करने वाले हैं। तो भाई पार्ट 1 क्या मतलब सर? पार्ट 1 का मतलब यानी कि ये जो वास्तविक संख्या होगा सिर्फ एक ही वीडियो में हम नहीं करने वाले। हमें इस वीडियो को यानी कि हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमें 4 वीडियो लगेंगे। यानी कि सर वन शॉट तो हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा क्या साथियों? वन शॉट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कंप्लीट रिवीजन तब होगा जब हम चैप्टर कंप्लीट करा चुके होंगे। जब हमने कोई चीज कंप्लीट करा ही नहीं है तो फिर किस हिसाब से हम रिवीजन करा सकते हैं, किस हिसाब से हम वन शॉट दे सकते हैं? वैसे भी वन शॉट तो आप लोगों को कमजोर बनाने का काम करता है। खैर ज्यादा बात नहीं करेंगे, टॉपर बनने की शुरुआत करते हैं। और टॉपर बनने की शुरुआत में ठीक सबसे पहली चीज मैं आपके सामने आपके इस क्लास का नोट्स आपके सामने रखा हूं कि देखिए सॉरी, मैंने आपसे बताया था कि ये जो वास्तविक संख्या का यानी कि जो भी हम क्लास लेंगे उसका आपको हैंड रिटेन नोट्स देखने के लिए मिलेगा, उसका आपको पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा। तो आज के इस पहले क्लास का हैंड रिटेन नोट्स आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ही मैं अपना कमेंट करके वहां पर इस ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको ये नोट्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा करते हैं क्लास को स्टार्ट। और देखिए यहाँ पर आने से पहले इस चीज को मैं बता दूं कि ये जो पहला पार्ट है बिल्कुल बेसिक पार्ट होने वाला है। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैथमेटिक्स में या फिर मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट में बेसिक बात करेंगे, ताकि बेसिक बातें से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, वो बहुविकल्पीय प्रश्न हम कैसे कर पाएंगे ये हमारी बेसिक क्लास निर्धारित करती है। बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये कौन से क्लास निर्धारित करेगी? हर एक चैप्टर के पहला वीडियो निर्धारित करेगी, यानी कि परिचय वाला पार्ट निर्धारित करेगा। ठीक है ना जी? चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मैं कहूंगा एनर्जी बिल्कुल हाई रखिए, क्योंकि इस बैच के बिल्कुल लास्ट तक एनर्जी बेहतरीन मिलने वाली है। आपको टॉपर बनाने की शुरुआत कर रहा हूं भाई। तो इस परिवर्तन बैच में आपको एक नॉर्मल छात्र से परिवर्तित किया जा रहा है टॉपर बैच में, और ये आपको मैं सबूत दे रहा हूं कि आपको नोट्स बना के भी मैं दे रहा हूं, आपको सिर्फ अपने कॉपी में से यहाँ से उतारना है। यानी कि आपको टॉपर बनाने के लिए सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा मेहनत मैं यहाँ पर कर रहा हूं, तो आप क्यों ना करेंगे भाई? आप तो अपने मम्मी पापा को चेहरा देख के मेहनत करेंगे ना, आप अपने मम्मी पापा का चेहरा देख के मदद कीजिए। आप उस ताने को याद करके मेहनत कीजिए जो आपके पड़ोसी ने आपको कहा है, या फिर जो आपको किसी ने कम आंक लिया कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो 95%, तुम तो 90% ला ही नहीं सकते। आप उस तानों को ध्यान में रख के कीजिए। लेकिन मैं आपको टॉपर बनाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, आपको नोट्स बना के दे रहा हूं, आपको यहाँ पर क्लास ले रहा हूं, यानी कि हर एक क्लासेस के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, टॉपर बनाने का काम कर रहा हूं। लेकिन किसी के वन शॉट, मैं कहूंगा किसी के वन शॉट वीडियो के चक्कर में मत पड़ना भाई, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा धीरे धीरे। बड़े वो तुम्हें देख के संतुष्टि तो मिल जाएगी कि हाँ मेरे को सब आ गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो तुम्हें भी पता है। चलिए सॉरी, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, सर्दी जुकाम बुखार से लगा हुआ हूं, लेकिन फिर भी आगे चलता हूं। देखिए अध्याय 1 हम शुरू कर रहे हैं। अध्याय 1 का सबसे पहला चैप्टर का नाम है हमारा क्या? वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्याएं में आपको 2 टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, और ये जो 2 टॉपिक है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ क्लियर चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है। बिल्कुल सही, बेहतरीन चल रहा है। चलिए जी, अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर
आपको जो दो चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर आपको दो टॉपिक दिख रहा है। पहला दिख रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, यानी कि ये जो पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या का जो चैप्टर, यही इन्हीं दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। यानी कि सर ये हम पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक खत्म कर देंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का क्या नाम है? सबसे पहले टॉपिक का नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा टॉपिक क्या है? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ये सभी चीजें हैं। ये दो चीजें हम कर लेंगे और ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन आज ना मैं आपको टॉपिक 1 के बारे में बात करने वाला हूं, ना ही मैं आज टॉपिक 2 के बारे में बात करने वाला हूं। यानी कि ना मैं आज पहले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ना आज दूसरे टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मैं आज आपका बेस बनाऊंगा। आज बेस बनाऊंगा इस पहले टॉपिक के लिए कि आप बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे। उम्मीद है कि मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको टॉपर बनाने की मुहिम छेड़ चुका हूं और यहाँ पर आपको एजुकेशन फ्री करने के लिए शुरू कर चुका हूं। ये मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ, ये जो मैंने नोट्स आपके सामने रखा है ना, ये नोट्स का पीडीएफ, ये जो बोर्ड पे लोग पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड पे जो पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड को देने का पीडीएफ, इसके लिए लोग बहुत पैसे ले रहे हैं, बहुत पैसे ले रहे हैं। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वही तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ने के लिए आ रहा है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री में सारी चीजें यहाँ पर दे रहा हूँ। आप अपने एग्जाम, आपके स्कूल में जो भी एग्जाम होगा वो सारी चीजें आप एक बार अपने हिसाब से देखिएगा। चलिएगा, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आज आपको न पहले टॉपिक के बारे में कुछ बताऊंगा, न दूसरे टॉपिक के बारे में कुछ बताऊंगा। तो सर बताऊंगा क्या, यानी कि आज इस चैप्टर के बिल्कुल परिचय के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर के हम लोग परिचय क्या है। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किन किन चीजों की, किन किन छोटी छोटी बातों की आवश्यकता है, उन्हीं आवश्यकताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्या आप मेरे को बताइए संख्या क्या होता है। सर संख्या क्या होता है, ये तो मैं सवाल ही पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो मैं जानता हूं कि संख्या क्या होता है, आइए आप भी जानते हैं कि संख्या क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा कि संख्या क्या होता है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि संख्या क्या होता है। लेकिन संख्या के बारे में आप लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सर अगर मैं कोई नंबर देख लेता हूं जैसे 1, सर मैं कोई नंबर देख लेता हूं जैसे 2, जैसे -2 ले लो। सर मैं जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ -3/2, जी हाँ। सर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 0, जी हाँ बिल्कुल ठीक। सर जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 2 सही 1/3। सर जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 2.33। सर जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 3.44444, ये रिपीट करता जा रहा है, लगातार रिपीट करता जा रहा है। सर जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ करने में 2। सर ये सारी जो चीजें मैंने आपने कहा, ये सारी की सारी चीजें ही तो संख्या है, इन्हीं को ही तो संख्या कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसी को हम संख्या कहते हैं। संख्या का परिभाषा अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस संख्या के परिभाषा से इस चैप्टर में लेना देना कुछ भी नहीं है। संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये सारी चीजें संख्या है, इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं संख्या। समझे बात को, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं संख्या। लेकिन अब मैं बात करता हूं आपसे कि सर संख्या, अब देखिए संख्या को विभाजित किया गया है 2 भाग में। संख्या को विभाजित किया गया है भाई, कितने भाग में? संख्या को विभाजित किया गया है 2 भाग में। कौन कौन से 2 भाग में सर? सबसे पहले तो जिन संख्याओं को विभाजित किया गया है, संख्या का सबसे पहला पार्ट होता है वास्तविक संख्या, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। सर ये जो वास्तविक संख्या जो इस चैप्टर का नाम है, देखिए जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वास्तविक संख्या जो इस चैप्टर का नाम है वही ये संख्या है क्या सर? वही ये क्या संख्या है क्या सर? हाँ जी, तो ये वही संख्या है। कहाँ गया ये परिचय, कहाँ तक मैं चला गया था भाई? ये तो हो चुकी था, मिट गया। फिर से चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्या कहा था मैंने? अभी तक हम लोगों ने क्या कहा था कि हमने एक क्या पढ़ा था,
भाई संख्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा? संख्या। अब इस संख्या को किसे क्या कहते हैं? संख्या। यानी कि आपने उदाहरण में यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल में उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था, तो उसको हम लोगों ने संख्या कहा था। तो संख्या के कितने पार्ट होते हैं भाई? तो देखिए भाई, संख्या के कितने भाग हो जाएंगे? तो संख्या के 2 भाग हो जाएंगे। सबसे पहला भाग कौन सा होगा? देखिए सबसे पहला भाग होगा हमारा भैया एक वो भाग जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या गलत लग गया, लिखिए। देखिए भाई, वास्तविक संख्या एक ऐसे संख्या का 2 भाग। पहला भाग कौन सा? वास्तविक संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी काल्पनिक संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी भाई? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। आइए देखते हैं कौन सी संख्या हो जाएगी भाई? काल्पनिक संख्या। सर अभी तो आपने बता दिया कि संख्या किसे कहते हैं, लेकिन अब मेरे को बता दीजिए कि सर वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? सर मेरे को बता दीजिए कि काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? आइए, नाम में ही छिपा है इसका काम। क्या कहा मैंने? नाम में ही छिपा है इसका काम। यानी कि वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहा जाएगा जो वास्तव में है। वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहा जाएगा जो वास्तव में है। जैसे कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। वास्तविक संख्या का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या हम उन संख्याओं को कहेंगे जो संख्या वास्तव में होती है। वे संख्या जो वास्तव में होती है। वास्तव में कौन सी संख्या सर? तो वास्तव में मैं उन संख्याओं को कहता हूं भाई जिन भी संख्याओं को आज तक आपने देखा है। जैसे सर मैंने कौन कौन सी संख्याओं को देखा है वो तो आप जानोगे ना। जैसे अब उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण से समझो। उदाहरण से समझो, अगर आपने 1 देखा है तो जी ये वास्तविक संख्या है। अगर आपने पाई वाली संख्या देखा है तो ये वास्तविक संख्या है। सर पाई तो हमारे स्कूल में क्लास 9 में सिखाया गया था सर, ये तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है इस या फिर वास्तविक संख्या है? मैं कहूंगा अभी आप समझिए वास्तविक संख्या है। मैं ये कहूंगा कि ये अपरिमेय संख्या भी है। कैसे है? अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन अभी तक मैंने क्या कहा? वो संख्या जो भी आज तक आपने देखा है, जो भी आज तक आपने वास्तव में देखा है अपनी किताबों में, वो सारी की सारी संख्याएं किसमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्याएं में आ जाएंगी। जैसे 1 देखा है आपने, पाई देखा है आपने, 2 सही 3/4 देखा है आपने, -4 देखा है आपने, या फिर 1/2 देखा है आपने, या फिर 2.33 देखा है आपने, या फिर आपने देखा है 2.300300 या फिर 3000, यानी कि ऐसे बढ़ती चली जा रही है। या फिर आपने ये देखा है 2.333, तो ये भी बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आज तक में आपने ऐसी जितनी भी संख्याएं देखी हैं, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाती है? तो भाई ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं हो जाती है। तो सर काल्पनिक संख्या क्या होती है जिससे सिर्फ कल्पना किया जा सकता है? जी हाँ, मैंने क्या कहा था? नाम में ही काम छिपा है। नाम में ही काम छिपा है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्या। आज तक जितना भी आपने वास्तव में संख्याएं देखी होगी उसको हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। और एक ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है उसको हम क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। जैसे उदाहरण में बता दीजिए सर। देखिए उदाहरण में अगर हम बात करते हैं एक ऐसी संख्याओं का जो कि काल्पनिक संख्याएं होंगी, आप मेरे को बताइए सॉरी आप मेरे को बताइए, क्या आपने अभी तक कोई एक ऐसी संख्या देखा है जो करने में हो? आप कहेंगे कि हाँ जी सर देखा है। करने में 2 तो हमने देखा ही देखा है। क्या आपने ऐसी संख्या देखा है करने में 4? क्या आपने संख्या ऐसी देखी है करने में 9? क्या आपने ऐसी संख्या देखा है करने में 512? या फिर क्या आपने कभी ऐसी संख्या देखा है करने में 12? यानी कि एक ऐसी संख्या जो हमने देखा है वास्तव में उसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या सर, देखिए क्या आपने कभी आज तक ऐसी संख्या देखा है करनी में -2? तो आप कहेंगे कि ना जी सर, करनी में आज तक तो हमने माइनस में कभी भी ऐसा संख्या नहीं देखा। तो आपने आज तक ऐसी संख्या जो करनी में नहीं है वो आपने नहीं देखा है, तो समझ जाओ भाई कि वो काल्पनिक संख्या है। ये काल्पनिक संख्या हमें और आपको पढ़नी ही नहीं है, तो इसके ऊपर माथापच्ची करने का कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इसको कुछ भी नौटंकी करने का, इसको कुछ भी नौटंकी करने का देखने का, क्योंकि भाई ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमको ये पढ़ना ही नहीं है।
हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमें टॉपर बनाए, क्योंकि हमने टॉपर पढ़ने का शुरुआत है। टॉपर का मेन मकसद ये भी होता है भाई कि एक ऐसी चीजें पढ़ें, सेलेक्टेड चीजें पढ़ें जो हमारे काम की हो, जो हमें नंबर दिलाए, जो हमें टॉपर बनाए, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या का हमें कोई यूज ही नहीं है, तो काल्पनिक संख्या हटाओ ना, बाढ़ में जाए, हमसे मतलब नहीं है। हम समझते हैं वास्तविक संख्याओं को, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, वास्तविक संख्या है। बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं कि वास्तविक संख्या तो आपने समझा कि वास्तविक संख्या किसे कहा जाएगा। वास्तविक संख्या आपने समझा कि किसे कहा जाएगा। तो भाई देखो, वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिनको हम वास्तव में मतलब जिन ऐसी संख्या जिनको हम वास्तव में हमने देखा है, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं उनको जिनको हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या की परिभाषा तो आपने पढ़ लिया। आइए अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। हम तो ये समझ गए, लेकिन वास्तविक संख्याओं का विभाजन यानी कि वास्तविक संख्याओं को कितने पार्ट में बांटा गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या आपको इन सभी नंबर्स के बारे में अंग्रेजी भी जानना है कि इनको हम किस अंग्रेजी में, संख्या को इंग्लिश में हम नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा वास्तविक संख्या है, कौन सी संख्या भाई, वास्तविक संख्या है। ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है सर, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है सर। तो आओ हम बात करते हैं कि इसको कितने पार्ट में बांटा गया है। तो वास्तविक पार्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है ये समझने के लिए आइए देखते हैं। वास्तविक पार्ट को भी हमने दो भाग में बांटा हुआ है। पहला भाग है हमारा परिमेय संख्या, दूसरा भाग है हमारा अपरिमेय संख्या। सर क्या परिमेय संख्या वही जो हमें क्लास 9th में सिखाया गया था और क्लास 8 में सिखाया गया था कि जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ जी भाई, वही परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या का बिल्कुल पहला पार्ट कौन सा होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल लाजवाब, बढ़िया चल रहा है। चलिए समझिए क्या बात को, मैंने क्या कहा, अभी तक हमने ये समझा कि वास्तविक संख्या किसे कहा जाएगा। वास्तविक संख्या इस चैप्टर का नाम है, ठीक है ना जी। चलिए अब देखिए परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आप भी जानते हैं सर, एक ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके और एक ऐसी संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या का अगर परिभाषा हमको लिखना हुआ, किसकी संख्या भाई, किसकी परिभाषा अगर हमें लिखना हुआ, अगर हमें परिमेय संख्या की परिभाषा लिखना हुआ तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातों का भाई, 3 बातों का ध्यान रखना होगा। वो 3 बातें कौन सी होंगी, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो आइए बात करते हैं। ये कलर मुझे उतना उचित नहीं लग रहा है क्योंकि शायद ही आपको दिख रहा हो, मतलब कैमरे की रिकॉर्डिंग शायद ठीक नहीं हो रही हो। तो आइए बात करते हैं कितने बातों का हमें ध्यान रखना होगा इसकी परिभाषा के लिए। हमें इसकी परिभाषा के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होगा। वो कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहली बात हमें इस चीज का ध्यान रखना है भाई, पहली बात हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कब कहा जाएगा, जब उसको p बटे q के रूप में लिखा जाए, p बटे q के रूप में लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ एक चीज देख के हम क्या देंगे, नहीं बाबू, क्या क्या और कहा जाएगा, जहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जहां पर p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, तीसरी बात हमें ये रखनी है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तब हम उन संख्याओं को कहेंगे, क्या कहेंगे, उन संख्याओं को, हम उन संख्याओं को कहेंगे p बटा, और उन संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या। माफ कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो क्या कहा मैंने, एक ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे सर, अपरिमेय संख्या ठीक बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे, आइए बात करते हैं। जो एक ऐसी संख्या
जिसको P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जिसको P बटा Q के रूप में यहां से मैं दिखा लेता हूं, जिसको P बटा Q के रूप में न लिखा जाए उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। सर कैसे, कुछ उदाहरण दीजिए सर, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है सर, कुछ उदाहरण दीजिए। आओ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण बिल्कुल, आओ उदाहरण देखो। उदाहरण क्या होगा इसका? किसकी संख्या, कौन सी संख्या का भाई? परिमेय संख्या का हम क्या देख रहे हैं? उदाहरण देख रहे हैं। आओ उदाहरण देखते हैं। अभी तक हमने जो नंबर देखा था सर, हमने जो अभी तक जो संख्याएं मैंने सोची थी ना कि आज तक जितनी भी संख्याएं देखी हैं आपने, वास्तविक संख्याओं को ही देखा है, तो वास्तविक संख्याओं का ही तो पार्ट होगा उसमें। कुछ वास्तविक संख्याओं में क्या है, कुछ पार्ट किसका होगा? वास्तविक संख्याएं का तो हमने पार्ट में कुछ जो हमने सोचा था, जो इमेजिन किया था, तो कुछ पार्ट उसका वास्तविक संख्या का होगा, कुछ पार्ट उसका परिमेय संख्या का होगा, कुछ पार्ट अपरिमेय संख्या का होगा। तो ठीक उसी तरीके से हम बात करते हैं उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण में ठीक हमने क्या लिखा था? पहले लिखा था एक। तो एक जो हमने लिखा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/1, यानी कि इसको तो हम P बटा Q के रूप में लिख ले रहे हैं, P बटा Q के रूप में। P और दूसरा कंडीशन क्या है? P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो P एक जो है वो पूर्णांक है, Q जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है सर? आगे बात करते हैं अभी भाई। परिमेय संख्या तो आपने पढ़ा है ना, चलिए समझिएगा बात को। तो क्या कहा मैंने कि एक को हम क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या, यानी कि 2 सही 2/3 को भी कह सकते हैं, हाँ जी कह सकते हैं परिमेय संख्या। यानी कि सर 36/10 को भी कह सकते हैं परिमेय संख्या, हाँ जी कह सकते हैं। यानी कि सर 2.3 को भी कह सकते हैं, हाँ जी 2.3 को भी कह सकते हैं। यानी कि सर क्या 2.3 पर बार, यानी कि जिसको हम 2.3 अनंत तक लिखते हैं, इसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्या? तो याद करो भाई, यानी कि 2.3 पर बार अपनी 9वीं कक्षा याद करो, 9th क्लास याद करो। 9th क्लास में ऐसी ही संख्या को आपको P बटा Q के रूप में बदलना सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था? हाँ जी भाई। तो यानी कि इन संख्याओं को भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वो जो संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब उदाहरण के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। सर आप पाई बता रहे थे, पाई हमारे स्कूल में सर बताया गया था कि वो अपरिमेय संख्या है, तो आपके स्कूल में सही बताया गया था अपरिमेय संख्या। कैसे? इस पाई का मान, जो असली मान होता है वो होता है 3.14243 ऐसे ही करके। अगर नहीं विश्वास होगा तो गूगल पर चले जाना और गूगल पर जाके देख लेना कि पाई का मान क्या होता है। तो गूगल पर चले जाओगे तो पाई का मान, अभी तो मैंने यहाँ पर 4-5 ही लिखा हुआ है ना, वो अनंत संख्याओं तक पाई का मान निकालते गया है और पाई का मान कभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि सर कुछ पहचान बताइए, ऐसे कैसे हम कह दें कि ये तो रटने वाली बात हो गई। सर ये तो रटने वाली बात हो गई कि अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या जो पाई को अपरिमेय संख्या कह दे रहे हैं, ऐसे कुछ नंबर्स को आप देख के परिमेय संख्या कह दे रहे हैं। तो कुछ हमें ऐसा अंतर बताइए जहां पर हमें अंतर देख के मालूम चल सके कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। आइए बात करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे हम उदाहरण के बारे में बात करते हैं। आप कुछ, मैं उदाहरण लूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2.3 या फिर 2.3 पर आने से पहले मैं ये बता रहा हूँ 36/10 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10/3 और आप मेरे को एक बात बताइए, आप यहीं से सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए इसको जब मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा भाई 3.6। जब मैं इसको लिखूंगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि देखिए भाई 36 है ना, 36 को 10 से डिवाइड करने का मतलब ये 3.6 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। यानी कि अगर ये 36/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें 36 को भाग देना है किससे? 10 से भाग देना है। तो जब 10 से भाग देना है तो 10 से हम पहली बार कितनी बार में लिख जाएंगे? 3 बार में लिख जाएंगे, हो जाएगा 30 उतरेगा 6 और ये काम खत्म हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 6 जा 60 और यहाँ पर काम खत्म करेंगे। तो हमारा जो उत्तर आया यहाँ पर वो कितना आया? वो आया भाई हमारा 3.6। लेकिन अगर मैं वहीं आगे बात करूं, इस वाले को मैं हल करता हूं, 10 को मैं भाग देता हूं किससे? 3 से भाग देता हूं। 3 से भाग देता हूं तो सॉरी 3 से जब भाग दूंगा तो ये कितने बार में जाएगा? आएगा ये 3 बार में जाएगा, 9 बार में बचेगा 1, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा,
फिर 3 बच जाएगा 9, फिर 1 उतरेगा, दशमलव लग चुका है तो 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 3 बार में जाएगा तो ये कितना हो गया 9 बार में। यानी कि कुल मिलाकर के ये क्या होते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, और ये कभी बढ़ेगा नहीं, कभी कटेगा नहीं, तो ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। तो एक ऐसी संख्या जो कट पिट जाती है, क्या, जो एक ऐसी संख्या जो कट पिट जाती है, यानी कि कटने के बाद आगे बढ़ती नहीं है, ऐसी संख्याओं को शांत संख्या कहते हैं। कि कट पिट के एकदम शांत हो गई है, एकदम शांत हो गई है भाई, ये कट के शांत हो गई। काट दिए इसको तो भाई काट देंगे किसी को भी तो मर हो जाएगा तो शांति ना हो जाएगा, लेकिन इसको काट रहे हैं, ये कट ही नहीं रही है, तो कहाँ कोई आदमी शांत होने वाला है। इसको काटने की कोशिश की, ये पूरा कट गया, कट गया, मर गया, मर गया तो शांत हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम इन संख्या को काट रहे हैं, अब इन संख्या को काट रहे हैं, नहीं कट रहा है, काटने की कोशिश करोगे किसी को और वो काट नहीं पाओगे, अगर वो बच गया तो भैया वो शांत रहने गएगा, शांत रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो अशांत हो जाएगा। तो एक ऐसी संख्या जो कटती नहीं है, उन संख्या को कह देते हैं अशांत संख्याएं, अशांत संख्याएं कह देते हैं, ऐसी संख्याओं को कह देते हैं अशांत संख्याएं। अब जो अशांत संख्याएं है ना, ये दो प्रकार के लिए देखने के लिए मिल जाती है। एक ऐसी संख्या जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.303030003000, यानी कि कहने का मतलब ये ऐसे ही चलती चली जाएंगी, कट तो नहीं रही है, लेकिन 3 के बाद 1 0, 3 के बाद 2 0, 3 के बाद 3 0, 3 के बाद 4 0, 3 के बाद 5 0, 3 के बाद 6 0, 3 के बाद 7 0, ऐसे ही चलती चली जाएंगी। यानी कि अशांत संख्या तो है, लेकिन रिपीट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखो ये संख्या क्या है, अशांत है लेकिन रिपीट कर रही है। तो ऐसी संख्या जो अशांत होने के साथ रिपीट हो जाए, जैसे कि ये वाली, इसको कहा जाता है कि आवर्ती संख्याएं हैं, और अशांत आवर्ती संख्या है, और इन संख्याओं को कहा जाता है कि अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। तो यानी कि अशांत आवर्ती संख्याएं, जैसे कि अशांत आवर्ती जो रिपीट हो रही है, इसको तो हम कह देते हैं कि भाई ये तो परिमेय संख्या है, और ये तो जो कट पिट के शांत हो जा रही है भाई, ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। यानी कि एक ऐसी संख्या जो अशांत अनावर्ती है, यानी कट पिट के शांत नहीं होती है, इन संख्याओं को हम कह देते हैं अपरिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को हम कह देते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे उदाहरण में मैंने अभी यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है, सॉरी, ये देखो कट नहीं रही थी तो कौन सी संख्या होगी, अशांत संख्या हो गई। अब ये सॉरी, अशांत संख्या हो गई, और ये कट पीट भी नहीं रही है, बढ़ते जा रही है, तो अनावर्ती, रिपीट भी नहीं हो रही है, कट भी नहीं रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है, कट भी नहीं रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है, कट भी नहीं रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है, कट भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो कट नहीं रहा है तो अशांत, और रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावर्ती। तो ऐसी संख्याएं जो अशांत है, अनावर्ती हैं, ऐसी संख्याओं को हम कह देते हैं भाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है कि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को आप पहचानना जान चुके होंगे। तो अपरिमेय संख्या का खेल हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी संख्या को अपरिमेय हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करना होगा ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमको 2 टॉपिक्स पढ़नी है। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये जो है ना, ये हमें इसी में किसी अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करना है। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक यानी कि दूसरे वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तब। लेकिन अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। सॉरी, चलिए जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बेहतरीन चल रहा है। चलिए अब हम देखिए क्या हमें क्या करना है। अब हमें जानना है परिमेय संख्याओं के बारे में। माफ कीजिएगा, थोड़ा खांसी से परेशान हूं। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में हमको पढ़ना है भाई। तो परिमेय संख्या क्या होता है, हमने पढ़ा किसके बारे में, तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिया, वास्तविक संख्याओं के भेद के बारे में पढ़ लिया कि वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय कैसे पहचानना है ये हमने बात कर लिया, जो हमें क्लास 9 में सिखाया जाता है वो मैंने आपसे बेसिक बात कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q बराबर 0 ना हो और
जहां पर क्यू बराबर 0 ना हो। किसी किसी को लग रहा होगा कि सर ने वीडियो एडिट करके डाल दिया है, लगातार 2x पे चल रहा है, वीडियो तेज हो गई। नहीं भाई, तेज नहीं होगी, मैं तेज बोल रहा था। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के आगे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं सर। जैसे जैसे संख्याओं के बारे में हमने विभाजन किया था कि संख्याओं को दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। जैसे संख्याओं को दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, वास्तविक, काल्पनिक, और काल्पनिक का तो काम खत्म हो गया था, वास्तविक को दो पार्ट में किया गया था कि परिमेय, अपरिमेय। और तो क्या यहाँ पर परिमेय के बारे में हमको चैप्टर क्लास में पढ़ना है, तो क्या इसका मतलब कि सर परिमेय में भी आगे कुछ पार्ट होगा क्या? हाँ जी भाई, तो परिमेय में भी आगे कुछ पार्ट होगा। आइए बात करते हैं परिमेय के कुछ कौन कौन से पार्ट होते हैं। परिमेय के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो परिमेय के हम आपको दिखाते हैं। परिमेय के कुछ पार्ट होंगे, वो पार्ट होंगे तीन पार्ट होंगे। कौन कौन से भाई होंगे पार्ट? तीन तो पार्ट में सबसे पहला पार्ट होगा, जिस पार्ट का नाम है वो पार्ट है भाई प्राकृतिक संख्या। क्या नाम है भाई? प्राकृतिक संख्या। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है प्राकृतिक संख्या। दूसरे पार्ट का नाम है क्या भाई? दूसरे पार्ट का नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसके बाद वाले पार्ट का क्या नाम है भाई? इसके बाद वाले पार्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। ओहो, यहाँ पर पूर्णांक है क्या सर? हाँ जी, वही पूर्णांक जो आपको परिमेय संख्या में परिभाषित करने के लिए हमने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिस शब्द का इस्तेमाल किया था। जैसे यहाँ पर p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। चलिए सर, डिस्कस कर लीजिए। देख लेता हूं कि ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी क्या होता है। जैसे यहाँ तक कर लिया, वैसे आगे भी कुछ कर लूंगा। देखो भाई, कुछ बोरिंग लग रहा होगा तो देखो भाई, बोरिंग लगने वाली बात है नहीं। पिछले क्लासेस की मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, पिछले क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बोर होने वाली बात मुझे नहीं लगती है कि कोई बोर होने वाली बात होनी चाहिए आपके सामने। चलिए भाई, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो देखो, प्राकृतिक संख्या आप भी जानते हैं, बचपन से जानते हैं। प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो भाई प्रकृति से हमारे दिमाग में सर ये पेड़ पौधा पंछी यही सब आ रहे हैं। तो पेड़ पौधा पंछी हमारे आपके सामने यही सब आ रहा है। तो पेड़ पौधा यानी कि किसी कोई भी पेड़ होगा तो उस पर कोई भी अगर फल आएगा तो कितना आएगा? या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन, या तो चार, या तो बढ़ता चला जाएगा, या फिर एक समय पे ऐसा आएगा कि हम गिन ही नहीं पाएंगे कि इस पेड़ पर कितना फल है। एग्जाम्पल में आम को ले लीजिए। चलिए भाई, देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यानी कि एक ऐसी संख्याएं जिनकी गिनती 1 से शुरू हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और कहां तक चली जाए अनंत तक, हम ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और एक ऐसी संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब क्या? पूरी संख्या है। अब बताइए, यहाँ पर 1 से लेके अनंत तक सब संख्याएं आ गई, लेकिन कौन सी संख्या छूटी हुई है? आप कहेंगे सर 0 छूटी हुई है। लो भाई, 0 लगा दो और कहां तक चला दो? अनंत तक बढ़ा दो। यानी कि एक ऐसी संख्या जो 0 से लेके अनंत तक हो जाए उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक किसे कहेंगे। हम देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक हम किसे कहेंगे भाई? देखिए, पूर्णांक में सबसे पहले याद रखिए कि पूर्णांक में आएगा 0, और 0 से जब दाएं तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4, कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। जब इसके बाएं तरफ बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, ये कहां तक चला जाएगा? ये चला जाएगा माइनस अनंत तक। यहाँ पर भी लोग बोल देते हैं कि अनंत तक चला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, इधर आएगा माइनस अनंत तक, उधर जाएगा प्लस अनंत तक। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। कौन सी चीज का ध्यान रखना होगा भाई? कौन सी चीज का ध्यान रखना होगा? ध्यान दीजिएगा, इधर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा। वो ध्यान क्या है कि ये 0 के इधर जो आपको संख्याएं दिख रही है ना, इन सभी को बोला जाता है धनात्मक संख्याएं। इन सभी को बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक या फिर धनात्मक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक को ही हम तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। और यहाँ माइनस अनंत से लेकर के -1 तक जो आपको दिखता है, इसे हम कह देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इधर इसको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, इधर हम इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो सर 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। 0 जो होता है न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गई होंगी।
अब भाई ये बात देखिए, अब आगे जो हम पार्ट करने वाले हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट होगा। इसके आगे जो पार्ट होने वाला है हमारा वो प्राकृतिक संख्याओं का पार्ट होने वाला है। चलिए भाई, प्राकृतिक संख्याओं का जो पार्ट होने वाला है, आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याओं को कैसे विभाजित किया गया है। ठीक है ना जी। चलिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन कैसे किया गया है। कौन सी संख्याओं का भाई? प्राकृतिक संख्या का विभाजन कैसे हुआ है हमें वो देखना है। तो हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन के प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन कैसे कर दिया गया है। प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से किया गया है, तो मैं ज्यादा जगह मुझे यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर मैं ज्यादा जगह से स्टार्ट करता हूँ। चलिए भाई, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का जो विभाजन है मैं वो बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या का जो विभाजन किया गया है वो यहाँ पर सम संख्या के तौर पर किया गया है। सम संख्या किसे कहेंगे सर? आइए देखते हैं सम संख्या हम किसे कहते हैं। सम संख्या, क्या सबका परिभाषा लिख दूं या उदाहरण देके समझा दूं? मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मुझे उदाहरण देके समझा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन सभी चीजों को देखो बेहतरीन तरीके से ढंग से अपने राइटिंग में, अपने हैंडराइटिंग में लिख के तुम्हारे लिए इसको सही करके लिखा हुआ है। तो मैं अभी तक यहाँ पर सभी इसको समझा देता हूँ कि किसे किसे कहा जाता है। ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा क्लास लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास लेके आऊंगा, तो क्लास लेके मैं आया हूँ। चलिए भाई, समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को। देखिए भाई, यहाँ पर जो विभाजन किया गया था वो किसका विभाजन किया गया था मैंने अभी क्या बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन किया गया था। तो प्राकृतिक संख्याओं का सबसे पहला विभाजन क्या है? सबसे पहला विभाजन वो है कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो। उदाहरण में 2, 4, 6, 8, यानी कि 2 के पहाड़ा में जो भी आ जाएगा नंबर, उनको हम क्या कहेंगे? वो कौन सी संख्या है भाई? वो है सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कहां तक चला जाएगा? ऐसे वो अनंत तक चला जाएगा। ठीक है ना जी। ऐसे वो कहां तक चला जाएगा? ऐसे वो अनंत तक चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे सामने क्या दिखा हुआ है कि आगे जो प्राकृतिक संख्या का जो अलग विभाजन किया गया है वो है विषम संख्या। विषम संख्या उनको कहा जाएगा जो 2 से विभाज्य न हो। यहाँ पर होगा कि जो 2 से विभाज्य न हो, जैसे 2 से विभाज्य न हो, उनको जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसको क्या कहा जाएगा? तो ये सब विषम संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहा जाएगा भाई? तो अभाज्य संख्या उसको कहा जाएगा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम से अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या? जिसे भाज्य नहीं किया जा सकता है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो वो ये विभाजित होगा तो सिर्फ 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। ऐसे संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। उदाहरण में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे आज तक पढ़ते चले जाएंगे। उदाहरण में समझिएगा कि जैसे 7 को ले लीजिए, 7 को आप 1 से काटिए और स्वयं यानी कि 7 से ही काटिए, तभी ये कटेगा, वरना किसी और संख्या से काटने की कोशिश करेंगे या फिर विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कह देते हैं? अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे यहाँ पर दिख रहा है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से, स्वयं से तथा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, जो 1 से भी कट जाती हैं, स्वयं से भी कट जाती हैं और किसी और संख्याएं से भी कट जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई? भाज्य संख्या। उदाहरण में देखिए तो 4 हो गया। उदाहरण में देखिए भाई 4 हो गया। उदाहरण में यहाँ पर देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यानी कि 4 को देखा जाए तो 4 ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। यानी कि ये 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम कह देते हैं भाई भाज्य संख्या। ठीक है ना जी। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कह देते हैं। और यहाँ पर है सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्याओं को हम कल डिस्कस करेंगे। इसलिए भाई यहाँ पर क्यों कल डिस्कस करूंगा? क्योंकि कल जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि इस चैप्टर का, जो कि आपको बताया था इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, यानी कि 2 चैप्टर में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए।
कौन सी चीज पता होना चाहिए भाई? आपको ये चीज पता होना चाहिए, कहाँ गया यार, कि ये सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो कल सअभाज्य संख्याओं को एक बार डिस्कस करूंगा और डिस्कस करने के बाद आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय डिस्कस करूंगा। तो मैं कहूंगा क्लास कैसी लगी एक बार यहाँ पर कमेंट में रिव्यू डाल के जरूर जाना, और नोट्स लेना मत भूलना। नोट्स के लिए यहाँ पर मैं कमेंट में भी आपको लिंक पिन कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है। तो ज्यादा देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई पर फोकस कीजिए और किसी के वन शॉट वीडियो के चक्कर में ना पड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी लोगों को बाय बाय।